नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सोनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नर्सिंग कैरियर क्लब चैनल की जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस में। दोस्तों, आपने हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप लिंक पर जाइए और हमारे लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो प्लीज़ एक नए यूज़र के तौर पर आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिस टॉपिक के बारे में हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रोगियों की सही अवस्था यानी पोजीशन, स्थानांतरण, उनको ट्रांसफ़र करना और उनकी गतिविधि। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कार्यसूची यानी इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और वो कौन कौन सी स्लाइड पर दिए हुए हैं। इस पूरे टॉपिक का वीडियो का जो परिचय है वो 7 नंबर पे दे रखा है। रोगियों को एम्बुलेंस से अस्पताल में स्थानांतरण करने की व्यवस्था कैसे करनी है, स्ट्रेचर का प्रयोग करते हुए रोगी को कैसे स्थानांतरण करना है यानी कैसे ट्रांसफ़र करना है स्ट्रेचर का प्रयोग करते हुए। चौथा है स्ट्रेचर और उसके भाग यानी स्ट्रेचर और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। व्हील चेयर का प्रयोग करते हुए रोगी को स्थानांतरण करना, व्हील चेयर के भाग कौन से हैं। यदि रोगी कम से कम एक पैर का प्रयोग भी नहीं कर सकता है तो आपको रोगी को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त चरण हैं। ये सारी राइट साइड में दे रखी है, स्लाइड नंबर दे रखी है कि ये टॉपिक्स इन स्लाइड नंबर पर जाकर आप इनको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम दोस्तों कार्यसूची में रोगी की अवस्था यानी उसकी पोजीशंस। रोगी को स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित करना यानी जब रोगी को स्ट्रेचर पर आप होंगे, स्ट्रेचर को लादे हुए रहेंगे तो कैसे उसको बेड पर स्थानांतरित करना, रोगी को बेड से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करना। एम्बुलेशन का मतलब रोगी को कैसे मूव कराएंगे, कैसे मूव करेगा। एम्बुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, रोगी को ले जाने में सामान्य कार्य सहायक की भूमिका, रोगी को बेड से व्हील चेयर पर स्थानांतरण करना, रोगी को स्थानांतरण करते समय रखी जाने वाली सावधानियां, उपकरणों का प्रयोग करने में सुरक्षा, रोगी को ले जाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। अंत में जो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो गिरने से बचाओ। अभ्यास प्रश्न, इसमें 3 अभ्यास प्रश्न हैं। आपको हमारे हर वीडियो में 3 अभ्यास प्रश्न मिलते हैं इस टॉपिक से रिलेट करते हुए। अब बात करते हैं हम दोस्तों, पहला जिसके हम बारे में बात करेंगे परिचय, कि ये होता क्या है। अस्पताल में आने वाले सभी मरीज चलने की स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार के रोगियों को एम्बुलेंस से अस्पताल के वार्ड, व्हील चेयर से बेड पर, बेड से व्हील चेयर पर ले जाने की जरूरत होती है। अस्पताल में रोगियों को सही अवस्था का ध्यान रखा जाता है। अस्पताल में रोगी को भ्रमण का भी ध्यान रखा जाता है। रोगी की बेहद देखभाल की जरूरत होती है। एक सामान्य कार्य सहायक को याद होना चाहिए कि रोगी बीमार होता है। आपको रोगी के आराम को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्थानांतरण करते समय सही विधि को अपनाना है। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोगी को एम्बुलेंस से अस्पताल में स्थानांतरण करने की व्यवस्था। तो इसमें कुछ निम्न चरण दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। उन स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला है कि सर्वप्रथम विधि को जानें, जो प्रक्रिया है उसको जानें और आवश्यक उपकरण तैयार करें यानी अरेंज और आर्टिकल्स। पुष्टि करें कि रोगी को कौन से वार्ड में या यूनिट में ट्रांसफ़र करना है। जांच करें कि तैयार है कि नहीं है, रोगी की जांच करें कि वह तैयार है कि नहीं है ट्रांसफ़र के लिए। जांच करें कि कोई उपकरण जैसे ऑक्सीजन रोगी के साथ स्थानांतरित करना है या नहीं। अब बात करनी आगे कि सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 अन्य सामान्य कार्य सहायक तैयार रहने चाहिए, मतलब 2 असिस्टेंट आपके साथ में और होने चाहिए। एक बार एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस टीम के साथ सहयोग करें और स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के लिए उपकरणों को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें आर्टिकल्स को। स्ट्रेचर की व्यवस्था करें और रोगी की हालात के आधार पर व्हील चेयर की व्यवस्था करें। अंत में है मेडिकल चार्ट और रिपोर्ट, जो रोगी के साथ वार्ड में ले जाएं और उसे नर्स को सौंपें। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेचर का प्रयोग करते हुए रोगी को कैसे ट्रांसफ़र करना है। स्ट्रेचर का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जो अधिक बीमार होते हैं, वह चल फिर नहीं सकते और बैठ नहीं सकते।
इसके निम्न चरण है। पहला, स्ट्रेचर की ऊंचाई अपनी कमर तक एडजस्ट करें। स्ट्रेचर की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो आपके कमर तक होनी चाहिए। स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के बेड के अनुसार अलाइन करें। एम्बुलेंस टीम और सामान्य कार्य सहायक को सहायता से रोगी को अपनी तरफ लुढ़काते हुए बेड पर ले जाएं। रोगी के कंधों और कूल्हों को सहारा प्रदान करें, क्योंकि दोस्तों कूल्हों और कंधों के वहाँ सहारा प्रदान करने से क्या होता है कि उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। स्थानांतरित कर स्ट्रेचर को सावधानी से निर्धारित वार्ड की तरफ ले जाएं। सुनिश्चित करें कि एम्बुलेंस बेड के साथ लगी चीज़ों के साथ स्थानांतरित हो। मेडिकल चार्ट और रिपोर्ट रोगी के साथ वार्ड में ले जाएं, उसे नर्स को सौंपें। अब बात करते हैं हम दोस्तों स्ट्रेचर के पार्ट्स के बारे में। स्ट्रेचर और उसके भाग। स्ट्रेचर क्या होता है दोस्तों? एक मेडिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग रोगी के स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेचर को प्रायः दो लोगों द्वारा ले जाया जाता है। इसके प्रमुख भाग हैं। पहला, स्ट्रेचर बेड। स्ट्रेचर बेड क्या होता है दोस्तों? एक फ्लैट एरिया होता है जिस पर पतली चटाई बिछी होती है जिस पर रोगी को रखा जाता है। हैंडल बार क्या होता है? हैंडल बार स्ट्रेचर के साइड में लगा होता है जिसका प्रयोग स्ट्रेचर को पकड़ने और धकेलने के लिए किया जाता है, यानी पुश एंड पुल के लिए किया जाता है। तीसरा है साइड रेल। साइड रेल रोगी को गिराने से बचाती है। जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो साइड रेल को ऊंचा कर दें जिससे रोगी ट्रांसफर करते वक्त स्ट्रेचर से गिरे नहीं। अब बात करते हैं हम दोस्तों पहिए। स्ट्रेचर पर रबड़ के पहिए लगे होते हैं ताकि उसे आसानी से चलाया जा सके, ताकि जो घर्षण कम हो। पहिए के लॉक। पहिए के लॉक का प्रयोग स्ट्रेचर को एक स्थान पर रोकने के लिए किया जाता है। यदि मान लिया कि कोई फिसलन वाली जगह है तो आप पहिए की लॉक लगा दीजिए, जिससे क्या है कि वो स्ट्रेचर आगे सरकेगा नहीं। अटैचमेंट। स्ट्रेचर पर उपकरण जैसे ऑक्सीजन ड्रिप लगाने का प्रावधान होता है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्हील चेयर का प्रयोग करते हुए रोगी को कैसे ट्रांसफर करना है। यदि एक रोगी खुद चलने में सक्षम है तो आप व्हील चेयर की सहायता से स्थानांतरण कर सकते हैं। उसके निम्न चरण हैं। व्हील चेयर को एम्बुलेंस के बेड के अनुसार अलाइन करें। अलाइन का मतलब होता है दोस्तों उसके साथ टच करें और उसके पास में लाएं। रोगी को एम्बुलेंस से बाहर आने में सहायता करें। रोगी को सावधानी से व्हील चेयर स्थानांतरण करें और सुनिश्चित करें कि रोगी व्हील चेयर पर आराम से बैठ जाए। चौथा है रोगी की चीज़ों को इकट्ठा कर रोगी के साथ ले जाए। रोगी की चीज़ें मतलब उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हुई या और भी कोई मेडिकेशंस हुई। रोगी को व्हील चेयर पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करते समय रोगी को आराम से ट्रांसफ़र करना चाहिए। रोगी को व्हील चेयर से ले जाते समय रोगी को आराम से स्थानांतरित करें। अब बात करते हैं हम दोस्तों व्हील चेयर के भाग। जो रोगी बहुत कमज़ोर होते हैं, खुद नहीं चल सकते हैं, उन्हें व्हील चेयर का प्रयोग कराया जाता है। इसके भाग निम्न हैं। पहला है सीट। सीट जो बनी होती है दोस्तों विनाइल प्लास्टिक की बनी होती है। ये एक मुख्य भाग होता है जिस पर रोगी आराम से बैठता है। आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट क्या होता है? सीट आर्म रेस्ट से जुड़ी होती है जिसे रोगी सहायता के लिए पकड़ता है और इसका इस्तेमाल हाथों को आराम देने के लिए करते हैं। आर्म रेस्ट का मतलब आप यूं भी कह सकते हैं हैंडल, जिस पर वो हाथ रखता है, जिस तरह कुर्सी के हैंडल होते हैं ना, उस तरह से। पहिए। पहिए व्हील चेयर को चलाने में सहायता करते हैं। इसमें 4 पहिए होते हैं। आगे के 2 छोटे होते हैं, आगे 2 छोटे होते हैं, पीछे बड़े होते हैं जो सीट के साथ जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों चौथा है धातु के स्कर्ट। धातु के स्कर्ट पिछले पहियों के साथ जुड़े होते हैं और इसका प्रयोग दिशा बदलने के लिए किया जाता है। व्हील लॉक। जिस तरह से स्ट्रेचर का लॉक होता है उस तरह से व्हील चेयर में भी लॉक होता है। व्हील लॉक का प्रयोग व्हील चेयर को एक स्थान पर रोकने के लिए किया जाता है। वही बात है दोस्तों, यदि कोई रपट वाली जगह है और उस पर ऐसा लगता है कि फिसल सकता है, मरीज गिर सकता है व्हील चेयर से, तो आप लॉक लगा दीजिए। ब्रेक। ब्रेक गति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए। पुश बार सीट के बैक रेस्ट पर विद्यमान होता है जिनका प्रयोग व्हील चेयर को चलाने के लिए होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों यदि रोगी कम से कम एक पैर का प्रयोग भी नहीं कर सकता है तो आपको रोगी को कैसे ट्रांसफ़र करना है और उसके चरण क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। बेड को निचले स्तर पर लगाएं। व्हील चेयर को व्यक्ति की अधिक शक्तिशाली साइड की तरफ खड़ा करें। जिस साइड में यानी राइट तो राइट नहीं तो लेफ्ट में जिस तरफ से वो क्या है कि मूवेबल है उस तरफ क्या करना है आपको
व्हील चेयर को ले जाना है। व्हील चेयर ब्रेकों को लॉक करें और फुट रेस्ट से पैरों को हटाएं। व्हील चेयर से फुट रेस्ट को सीधा करें। फिर इसके बाद है पांचवा, उठाने और व्हील चेयर पर बैठाने के क्रम को समझाइए। उदाहरण, 3 गिनने पर मैं आपकी खड़े होने में सहायता करने जा रही हूँ। मतलब आपको रोगी को कहना है कि जैसे ही मैं 3 बोलूँगा आपको मेरे को कस के पकड़ना है और फट देख के आप जो है व्हील चेयर पर बैठ जाएंगी। व्यक्ति के निचले हिस्से को सतह के सामने लाएं ताकि फर्श स्थिर रह सके। यदि आवश्यकता हो तो व्यक्ति के घुटनों को ब्लॉक किया जा सकता है ताकि भार को उठाने के लिए अतिरिक्त सहायता की जा सके। उसके पैरों को अपने पैरों से रोके ताकि फिसले नहीं। मतलब आप अपने पैर उसके पैरों के अंदर डालेंगे और एक तरह का लॉक बन जाएगा, तो इससे क्या होगा कि वो रोगी क्या नीचे गिरेगा नहीं। आगे इसमें देखो दोस्तों, इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक रोगी को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यदि उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है तो उसको व्हील चेयर पर कैसे ले जाना है। अपनी टांगों की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए खड़े हो जाएं और व्यक्ति को धीरे धीरे करके उठाएं। व्यक्ति को बेड पर बैठाना है। व्यक्ति की टांगों को बेड पर लाने में सहायता करें, फिर उसको आराम के लिए स्थिर बैठाएं। अब आगे अब बात करते हैं रोगी की अवस्था यानी पेशेंट की पोजीशंस के बारे में। बेड रेस्ट उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका आदेश मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर को शारीरिक प्रयास करने और चलने की अनुमति देता है। यदि रोगी खुद चलने में सक्षम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे बाद करवट दिलाने चाहिए। यदि रोगी खुद चल सकता है तो उसे खुद चलने में उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एक जीडीए को देखना चाहिए कि उसका बैठने का तरीका सही है। आराम, सहारा और शरीर का अच्छा अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए कुछ अवस्थाओं का प्रयोग करना चाहिए। कई बार दर्द के कारण रोगी करवट नहीं लेता है, लेकिन करवट न लेने से शरीर के भागों में विकृति आ सकती है। विकृति का मतलब यहाँ प्रेशर सोर, अल्सर डेवलप हो सकते हैं। जो पहली पोजीशन इसमें हम बात करेंगे रोगी की अवस्था में, वो पहली पोजीशन है उल्टा लेटना, जिसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन होती क्या है दोस्तों, इस अवस्था में रोगी अपने पेट के बल लेटता है, टांगों को फैलाकर और चटाई के किनारे पर पैर रखकर लेटा होता है और उसकी पैरों की कई उंगलियां फर्श की तरफ होती है। सर को एक तरफ रखा जाता है। इस अवस्था में रोगी अपने पेट के बल लेटता है, टांगों को फैलाकर और चटाई के किनारे पैर रखता है और उसकी पैरों की कई उंगलियां फर्श के कई तरफ होती है। सर को एक तरफ रखा जाता है। दूसरी जो पोजीशन इसमें आती है वो दोस्तों सुपाइन पोजीशन यानी सीधा लेटना। इस अवस्था में व्यक्ति ऊपर की तरफ चेहरा करके लेटा होता है, जो कि आधा लेटने की ठीक यानी आधा लेटने उल्टा लेटने की ठीक उल्टा होता है। प्रोन पोजीशन की ठीक उल्टा जो होता है वो होता है सुपाइन पोजीशन। इसमें हाथ सिर या गर्दन के पीछे होते हैं। करवट लेकर लेटना यानी राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिसको हम कहते हैं राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल। करवट लेकर लेटना, इस अवस्था में रोगी दाएं या बाईं तरफ हाथों को रखकर लेटना होता है। इसमें रोगी को या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ हाथों को रखकर लेटना होता है। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा होता है। यह 2 प्रकार की होती है, दाईं तरफ करवट लेकर लेटना और बाईं तरफ करवट लेकर लेटना, जिसको हम कहते हैं दाईं तरफ यानी राइट लेटरल रिकम्बेंट और बाईं तरफ यानी लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट। इस चित्र द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि करवट लेकर एक मरीज कैसे लेटता है। और ये जो सारी पोजीशंस है कहीं ना कहीं जो आप प्रक्रिया करते हो उन प्रक्रिया में काम में आती है। अब आती है दोस्तों फोलर्स अवस्था यानी फोलर्स पोजीशन। इस अवस्था में सिर और बेड के मध्य कोण बनाया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, सेमी फोलर 45 डिग्री, हाई फोलर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं दोस्तों 90 डिग्री में जो पीठ रहेगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी, 45 डिग्री में जो पीठ रहेगी वो थोड़ी सी झुकी, 30 डिग्री में और झुकी रहेगी और 0 डिग्री का मतलब तो फिर वो सुपाइन पोजीशन हो गया। अब इसमें आगे पोजीशन की बात करते हैं हम, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं अच्छे से। इस अवस्था में रोगी जांच टेबल पर घुटनों को ऊपर कर पीठ के बल लेटना होता है। दोनों पैरों को अलग रखा जाता है। मतलब जो डिलीवरी कराते हैं वहाँ की वो भी इस पोजीशन में कराते हैं, या कोई जननांग का करना होता है
परीक्षण करना होता है तो भी इस पोजीशन में मरीज को लेटाया जाता है। अब बात करते हैं लिथोटोमी पोजीशन की। लिथोटोमी पोजीशन कब कराते हैं दोस्तों? ये भी जब माँ की डिलीवरी होती है या फिर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है, तब ये लिथोटोमी अवस्था में मरीज को लेटाया जाता है। इस अवस्था में होता क्या है दोस्तों, रोगी घुटनों को मोड़कर ऊपर कर पीठ के बल लेटना होता है। दोनों पैरों को उपकरण की सहायता से बांध दिया जाता है तथा दोनों पैरों को खोल दिया जाता है। इस अवस्था का प्रयोग योनि यानी वेजाइना या गुदा यानी एनस के परीक्षण या प्रसव यानी कोई डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या एनल डिस्चार्ज होता है, उस दौरान किया जाता है। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। नीचे दी गई पोजीशन कौन सी है? आपको इस चित्र को देखना और पता लगाना है कि ये पोजीशन कौन सी है। अ ट्रेडलेनबर्ग, ब लिथोटोमी, स सिम्स, द फोलर्स। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी दोस्तों कि ये लिथोटोमी पोजीशन है जो कब इस्तेमाल की जाती है, या तो गुयोनी या गुदा के परीक्षण या प्रसव के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों दी जाती है ये? क्योंकि वो आराम से परीक्षण कर सके, योनि और गुदा का आराम से परीक्षण यानी एग्जामिनेशन कर सके। अब आगे की हम बात करते हैं सिम्स अवस्था। सिम्स पोजीशन कहते हैं जिसको। आमतौर पर गुदा परीक्षा उपचार और एनीमा के लिए उपयोग की जाती है। यह उनके बाईं ओर एक रोगी झूठ बोलकर बाएं कूल्हे और निचले छोर सीधे और दाहिनी कूल्हे और घुटने मुड़े हुए होते हैं। इसे पार्स लेटा हुआ स्थिति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेडलेनबर्ग अवस्था में शरीर को, सिर को ऊपर तथा पैरों को हृदय की सतह से 15 से 30 डिग्री नीचे रखा जाता है। इसी तरह रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग स्थिति में पैरों को हृदय की सतह से ऊपर तथा सिर को हृदय की सतह से 15 से 30 डिग्री नीचे रखा जाता है। ये जो अवस्था दे रखी ट्रेडलेनबर्ग है दोस्तों, ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में सिर नीचे पैर ऊपर रहते हैं और रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग में सिर ऊपर और पैर नीचे रहते हैं। दो प्रकार की होती है, ट्रेडलेनबर्ग और रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोगी को स्ट्रेचर से बेड पर कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से? स्ट्रेचर से बेड पर। एक रोगी को प्राय वार्ड में स्ट्रेचर की सहायता से लाया जाता है। रोगी को सावधानी पूर्वक और सुरक्षित तरीके से स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित किया जाता है। इसके प्रमुख चरण, स्टेप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हम स्ट्रेचर से बेड पर पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, आइए हम बात करते हैं स्टेप्स की। रोगी को स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित करने से पूर्व रोगी को सूचित करना आपको जरूरी है। स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करते समय कम से कम 2 सामान्य कार्य सहायक यानी 2 जीडी असिस्टेंट उपलब्ध होने चाहिए। स्ट्रेचर को बेड के पास रखें और सुनिश्चित करें कि दोनों लॉक किए गए हैं। चौथा, किसी भी एक तरफ की साइड रेल को नीचे करें। रोगी को धीरे से एक तरफ घुमाएं और स्ट्रेचर पर एक सीट रखें। रोगी को सीट पर ले जाएं। सीट कौन सी दोस्तों? मैकिन्टोश रबर सीट लगानी है आपको। अन्य सहायकों से सीट को दूसरी तरफ से पकड़ने को कहें। रोगी को सीट के साथ धीरे से उठाएं और बेड पर लिटा दें। लिटाने के बाद साइड रेल ऊपर करें ताकि वह गिरे नहीं। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोगी को बेड से स्ट्रेचर पर कैसे ट्रांसफर करना है। तो इसमें पढ़ते हैं हम, अस्पताल में रहने के दौरान रोगी को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। आपको ट्रांसफर से पहले रोगी की हालात के बारे में जानना जरूरी है। रोगी को बेड से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करने के प्रमुख चरण हैं। स्थानांतरित करते समय कम से कम 2 सामान्य कार्य सहायक उपलब्ध हों। स्ट्रेचर को बेड के पास रखें और सुनिश्चित करें कि दोनों लॉक किए गए हैं। साइड रेल को नीचा करें। अब बात करते हैं इसमें रोगी को धीरे से एक तरफ घुमाएं और स्ट्रेचर पर एक शीट रखें। रोगी को शीट पर ले जाएं। रोगी को शीट के साथ धीरे से उठाएं और स्ट्रेचर पर लिटा दें। रोगी के साथ जुड़े उपकरणों को रोगी के साथ रखें। स्ट्रेचर के पहियों से लॉक हटाएं और स्ट्रेचर को आराम से ले जाएं। स्ट्रेचर को ले जाते समय रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को रोगी के साथ ले जाएं। अब बात करते हैं हम दोस्तों एम्बुलेशन की कि एम्बुलेशन होता क्या है। एम्बुलेशन किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता के बिना चलने की क्षमता है।
रोगी को उठने में सहायता करने से पहले और उनकी चलने में सहायता करने से पहले उनकी आवश्यकता को जानना महत्वपूर्ण है। आवश्यकता प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति और रोगी के सक्रिय रहने के समय की अवधि के अनुसार भिन्न होती है। वे रोगी जो बीमार हैं या सर्जरी से ठीक हो रहे हैं उन्हें सामान्य सहायता प्रदान करें। रोगी को जितनी जल्द हो सके घूमने जाना जरूरी है। एम्बुलेशन का मतलब रोगी का घूमना चलना फिरना, क्योंकि सर्जरी के बाद शरीर की प्रणाली धीमी हो जाती है। एम्बुलेटिंग रक्त के प्रवाह में सुधार करता है। एम्बुलेशन से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें सुधार होता है, जो बदले में घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। यदि एक सर्जरी के बाद एक मरीज को इमोबाइल छोड़ दिया जाता है तो कब्ज, गैस, इमोबाइल का मतलब बेड रिडन, इमोबाइल यानी चल फिर नहीं सकता है, तो कब्ज, गैस, दर्द और कमजोरी आमतौर पर पाई जाती है। उसमें संक्रमणों से लड़ने के लिए शरीर की शक्ति भी कम हो सकती है, और शरीर की शक्ति यानी इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर, और यह रोगी को रक्त के थक्के और निमोनिया के लिए अधिक जोखिम में डालती है। यदि हम एम्बुलेशन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर रक्त के थक्के जम सकते हैं। सर्जरी के बिना भी लोगों, विशेषकर बुजुर्गों के लिए एम्बुलेंस महत्वपूर्ण है। निष्क्रियता मांसपेशियों, शक्ति और रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता को कम करती है। इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। एम्बुलेंस से क्या मतलब है? अ, रोगी को गिरने से बचाना। ब, रोगी को घुमाना। स, रोगी को स्थानांतरित करना। द, शरीर के भाग को काटना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ब, रोगी को घुमाना। कारण एम्बुलेंसन किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता के बिना चलने की क्षमता है। अभी हमने इससे पिछली स्लाइड में पढ़ा है एम्बुलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों एम्बुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। पहला है जाइट बेल्ट। जाइट बेल्ट एक तरह का बेल्ट ही है जो कमर पर बांधा जाता है आपके नाभि के नीचे। इसमें होता क्या है, इसको पकड़कर दोस्तों मरीज को उठाया जाता है। जाइट बेल्ट एक मरीज पर रखा जाने वाला एक उपकरण होता है जिसके द्वारा मरीज गतिशीलता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए खड़े होने से लेकर व्हीलचेयर तक मरीज की सुरक्षित गति में सहायता करने के लिए मरीजों को संतुलन की समस्या हो सकती है। इसके लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जाइट बेल्ट को रोगी कमर पर बांध सकता है और बेल्ट को दोनों हाथों से पकड़कर सहारा प्रदान किया जाता है। वॉकर, जिसको हम वॉकिंग फ्रेम भी कहते हैं, असक्षम लोगों के लिए एक उपकरण है जिन्हें चलते समय संतुलन या स्थिरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त समर्थन की सहारे की आवश्यकता होती है। इसमें रोगी कम से कम एक पैर पर वजन सहन करने योग्य होना चाहिए। इसे रोगी की लंबाई के अनुसार एडजस्ट किया जाना चाहिए। यह फर्श पर सरकना नहीं चाहिए। तीसरा है केन। केन का प्रयोग उन रोगियों के द्वारा किया जाता है जिन्हें चलने में कठिनाई होती है या शरीर का एक भाग लकवाग्रस्त यानी पैरालिसिस हो जाता है। इसे रोगी के मजबूत साइड की तरफ प्रयोग किया जाता है ताकि केन और उसके शरीर का बैलेंस बन सके। 3 या 4 पॉइंट वाली केन 1 पॉइंट वाली केन से अधिक सहायक होती है, लेकिन चलना कठिन है। केन की टिप पैर के 10 इंच बाहर रखा जाता है। केन के निचले हिस्से में रबर के गुटके लगे होते हैं ताकि फिसले नहीं। ब्रेसेस क्या होते हैं? एक ऐसा सपोर्टेड डिवाइस है जो स्थिरता या मजबूती प्रदान करता है। ब्रेस का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी मांसपेशियां कमजोर होती है या अंग को हिलाने में कठिनाई महसूस कर रहा हो। रोगी को ले जाने में सामान्य कार्य सहायक की भूमिका क्या होती है? रोगी को स्थानांतरण से पूर्व रोगी की अवस्था के बारे में समझना चाहिए। रोगी नर्स से रोगी को स्थानांतरण करने आवश्यकता के बारे में पूछें। बहुत मामलों में रोगी के शरीर के हिस्से टूटे हो सकते हैं। ऐसे रोगियों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी को दवाई और श्वास देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए और इन मामलों में सहायक को उपकरण सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। स्थानांतरण के दौरान अनुभवी स्टाफ रोगी के साथ होने चाहिए और उचित दस्तावेज और उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। रिसीविंग वार्ड को रोगी के लिए तैयार रहना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
अब बात करते हैं हम दोस्तों रोगी को बेड से व्हील चेयर पर कैसे स्थानांतरित करें या कैसे ट्रांसफर करें। बेड से व्हील चेयर पर रोगी को बेड से व्हील चेयर पर स्थानांतरण करने कई तरीके हैं, लेकिन आपको रोगी के लिए आरामदायक तरीके का चुनाव करना होगा। इसके प्रमुख चरण कैसे हैं, स्टेप्स कौन कौन से। रोगी को बेड पर सही तरह से बिठाएं और उसे एक तरफ घुमाकर चारों ओर बेल्ट डालें यानी जाइड बेल्ट। रोगी को कमर से पकड़ें और अपने शरीर के पास रखें। रोगी को खड़ा करें और अपने पास लाएं। रोगी को सीट के किनारे पर लाएं और उसे कुर्सी पर बैठाएं। सुनिश्चित करें कि पहिए लॉक हो। रोगी को आर्म रेस्ट का प्रयोग करने के लिए कहें। रोगी के पैरों को व्हील चेयर के फुटरेस्ट पर रखने को कहें। व्हील चेयर के पहिए से लॉक हटाएं और अच्छी तरह से चलाएं। व्हील चेयर पर रोगी को ले जाते समय उसके रिकॉर्ड की भी जांच कर लें। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोगी को स्थानांतरण करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। कुछ रोगी अस्पताल में अपने आप चले आते हैं, जबकि दूसरों को एम्बुलेंस से लाया जाता है। यह रोगी कई हालात पर निर्भर करता है। एक सामान्य कार्य सहायक के रूप में आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके कुछ चरण हैं। पहला, रोगी को एम्बुलेंस से अस्पताल में स्थानांतरण करते समय रोगी कई हालात को समझना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्थानांतरण से पहले आपको नर्स से रोगी कई हालात के बारे में जानना चाहिए। स्थानांतरण की प्रक्रिया में विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर। रोगी की शारीरिक स्थिति के संबंध में आपको सावधानी रखनी चाहिए और अनावश्यक दबाव से बचने के उपाय करने चाहिए। अब बात करते हैं हम दोस्तों उपकरणों का प्रयोग करने में सुरक्षा। स्थानांतरण की प्रक्रिया में विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर। इन उपकरणों का प्रयोग करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर का प्रयोग करते समय सुनिश्चित करें कि पहिए लॉक किए हुए हों ताकि अनावश्यक गति न हो। साइड रेल का प्रयोग सही तरह से किया जाना चाहिए। स्ट्रेचर का बेड से पर्याप्त खुरदरा हो ताकि रोगी को सहारा मिल सके, विशेष रूप से उस समय जब रोगी की पीठ कमजोर हो। स्ट्रेचर और व्हील चेयर को ले जाते समय उबड़ खाबड़ सतह का ध्यान रखना चाहिए, बहुत तेज न चलाएं। व्हील चेयर को झटके के साथ न रोकें, आराम से ले जाएं और रोकें। मेडिकेशन के उपकरण जैसे ड्रिप या सांस लेने की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी मशीन है, सहायक प्रणाली जो रोगी के साथ जुड़ी हो, स्ट्रेचर या व्हील चेयर के साथ जोड़ दें। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोगी को ले जाते समय रखी जाने वाली सावधानियां क्या है। रोगी को ले जाते समय रखी जाने वाली सावधानियां सबसे महत्वपूर्ण है। रोगी के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना। रोगी के दर्द करने वाले अंगों के बारे में जानना चाहिए। रोगी को उठाते समय अन्य की सहायता लेनी चाहिए। रोगी की बगल में हाथ डालकर उसे न उठाएं। हमेशा बेल्ट का उपयोग करें, जाइड बेल्ट का उपयोग करें। स्वयं पर अधिक भार न पड़ने दें। अपनी पीठ पर रोगी के वजन को न डालें। रोगी को उठाने के लिए टांगों की मजबूती मांसपेशियों का प्रयोग करें। मतलब मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है, आपकी जांघ होती है, जो फीमर होती है, वहाँ का प्रयोग करें मरीज को उठाते समय। अपनी पीठ पर अनावश्यक वजन से बचने के लिए उपकरण की ऊंचाई को अपनी कमर तक एडजस्ट करें। रोगी को जितना हो सके उतना अपने पास रखें। रोगी को दूर न जाने दें। रोगी को स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर आराम से सरकाएं। अब बात करते हैं जब गिरने से बचाव। अस्पताल में रोगियों का गिरना एक गंभीर समस्या है और इससे गुणवत्ता के मापदंडों का पता चलता है। गंभीर बीमारी, सर्जरी, बेड रेस्ट आदि सामान्य चुनौतियां हैं जो रोगियों को अस्पताल में गिरने के जोखिम डालता है। गिरना रोगियों, उनके परिवारों के सदस्यों और सेवा प्रदाता के लिए गंभीर खतरनाक है। इससे शारीरिक गतिविधियां कम हो सकती है, जिसमें सामान्य कार्य सहायक प्रमुख कार्य हैं। रोगी की देखभाल करना और गिराना बचाना प्रमुख है। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। रोगी को कितने समय बाद करवट दिलाते रहना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो 2 घंटे है। क्या है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो 2 घंटे है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका सही उत्तर 2 घंटे। हर 2 घंटे में रोगी की जो पोजीशन है वो बदलते रहना चाहिए। रोगी की करवट बदलते रहने से बेड अल्सर यानी बेड सोर, प्रेशर अल्सर भी कहते हैं उनको, के प्रतिशत यानी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इससे आपको पोजीशंस वगैरह
जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इस वीडियो में दोस्तों, खासकर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी कुछ है। तो आप चाहें तो इनको जब भी आप कहीं व्हील चेयर वगैरह स्ट्रेचर है उन पर प्रयोग कर सकते हैं, इन चरणों को किस तरह से इनको फॉलो अप करना है। साथ के साथ हमारे दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ। तब तक के अलविदा लेता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सी यू सून गाइस। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।